नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। राज्यसभा के रण की चर्चाओं को शुरू करें इससे पहले विधायक जयवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उसमें और कोई बात नहीं है ऐसी। लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरी सीट भी देखिए, जैसा मैंने कहा है, जब कांग्रेस पार्टी के पास 121, 123 विधायकों की बहुमत थी, उस समय ही ये दो नाम तय हो गए थे। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, वो एक अलग बात है। लेकिन आज स्ट्रेंथ जो भी है, हमने फिर भी पूरा प्रयास किया है। परिणाम जो भी आएंगे फिर अपन और देखेंगे। क्रॉस वोटिंग हो सकती है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का एक एक विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेगा। लक्ष्मण सिंह जी बैठक में नहीं आए परसों। नहीं, वो कल भी थे मीटिंग में, और आज भी उन्होंने पूरा वोट किया। कोई दिक्कत नहीं है एकदम। बिल्कुल नहीं। उमंग भाई तो 1000% साथ रहे हैं कांग्रेस आदिवासी चेहरे को लेकर बीजेपी काफी गंभीर आरोप कांग्रेस पे लगा रही है कि आदिवासी चेहरे को पीछे किया जा रहा है। आदिवासी चेहरे वो तो भाजपा की आदत ही है। अगर उनको ऐसी बात है तो उनके मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें और आदिवासी मुख्यमंत्री बना दें। इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? तमाम समीकरण देखिए, उपचुनाव में तो असर एक ही बात का है, और वो है कि मध्य प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर कभी भी जो बागी विधायक है जिन्होंने 35 करोड़ रुपए की रिश्वत खा के इस्तीफा दिया है, उनको जनता कभी नहीं झेलेगी, और इन सब सीटों पे कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। क्या एजेंडा रहने वाला सर कांग्रेस का उपचुनाव के दौरान? कमलनाथ जी के 15 महीने बनाम शिवराज सिंह जी के 15 साल। थैंक यू सर। सॉरी। तो सुना आपने, कई बातों का जिक्र जयवर्धन सिंह इस वक्त करते हुए नजर आ रहे थे, और उन्होंने उपचुनाव का मुद्दा भी बता दिया कि आखिर उपचुनाव में किन मुद्दों के साथ और किस तुलना के साथ चुनाव मैदान में कांग्रेस उतरने वाली है। खैर, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पल पल की अपडेट कम आप तक का उनके जरिए पहुंचा रखे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त जयवर्धन सिंह को हम सुन रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कई बातों का जिक्र भी कर दिया। हालांकि इस वक्त आप कहां पर, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल दीपेश, जिस तरीके से जयवर्धन ने कहा कि दोनों सीटों पर कोशिश है, हालांकि एक सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में आ चुकी है और दूसरी सीट के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन जब दलित एजेंडे की बात की गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस पर जितने भी आरोप बीजेपी लगा रही है वो आरोप गलत हैं, और जिस तरीके की कांग्रेस की रणनीति है 15 महीने बनाम 15 साल, इस तरीके की रणनीति के साथ अब जो है उपचुनाव की तैयारी जो है लगातार कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरीके का समीकरण सत्ता परिवर्तन के दौरान बना है, उसी को लेके जो है जनता में नाराजगी, और जनता जो बागी विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस के दामन को छोड़ा है, उनको जो है वोट नहीं देगी। इस तरीके की दावे जो है जयवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बात का जिक्र उन्होंने किया, एक बार फिर से उन्होंने इस बात का आरोप लगाया, क्योंकि जिस वजह से कांग्रेस के खाते में एक सीट नहीं जा पा रही है, उसको लेकर उन्होंने जो आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त की वजह से अब ये स्थिति निर्मित हुई है। सवाल ये कि अगर 2 विधायक कांग्रेस के आज मतदान करने नहीं पहुंचते, हालांकि अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं है, हम चर्चा सिर्फ कर रखे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या लगातार जो कांग्रेस ये कहती आ रही है कि ये खरीद फरोख्त की वजह से हुआ है, अंतर्द्वंद या आपसी मतभेद की वजह से नहीं हुआ, उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल दीपेश, जो पूर्व विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना काबरे, उनसे भी यही सवाल किया गया था। इसके अलावा जो तमाम दूसरे नेता हैं जयवर्धन के साथ, उनसे भी यही सवाल किया गया था। तो उनका यही कहना है कि भले ही वो इस बैठक में नहीं आए हो, लेकिन वो वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे हुए हैं। हालांकि कोई तस्वीर अभी विधानसभा से निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन दावा है कि जो वोट डालने गए थे तमाम नेता विधायक कांग्रेस के शुरुआती दौर में और बाद में तीसरी बस जो गई थी, उन्होंने वहां पर उनकी उपस्थिति दर्ज होती हुई देखी है।
तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है। हालांकि अभी किसी तरीके की तस्वीर विधानसभा से नहीं आई कि उमंग सिंगार और लक्ष्मण सिंह वहां पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन दावे किए जा रहे हैं क्योंकि खुद जयवर्धन ने कहा है कि लक्ष्मण सिंह भले ही वो विधायक दल की बैठक से किसी काम को लेके वो गए थे, लेकिन आज वो बैठक यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया था तमाम विधायकों को इकट्ठा करने के बाद विधानसभा यहाँ से खुद कमलनाथ उनको ले गए थे। बिल्कुल, तो वो पहुंच चुके हैं। खैर, अब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी बात कही जा सकती है। खैर, साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुमेर सिंह सोलंकी का बयान सामने आया है, बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरा करूंगा, ये उन्होंने न्यूज़ 18 से चर्चा के दौरान कहा है। हम उनसे बातचीत कर सकें, और इस वक्त हमारे साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुमेर सिंह सोलंकी, वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या उम्मीदें हैं। निवेदन करेंगे कि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमेर सिंह जी, आज चुनाव का दिन है, अब मैं देख रहा था कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद लगती है आपको चुनाव के नतीजों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम ये चुनाव, दोनों ही प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक भी हुई, उसमें आपका संबोधन भी हुआ, हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया आ नहीं पाए, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया है। क्या लगता है कि जो चुनाव की बाद की स्थितियां कितनी बदल जाएंगी, क्योंकि अभी आपका जो पेशा है वो बतौर प्रोफेसर था, अब आप राज्यसभा में बतौर सांसद जा रहे हैं, कितना कुछ बदलाव आप देखते हैं और किस तरीके की प्राथमिकताएं आपकी चुनाव नतीजे जैसे प्रत्याशित हैं कि आप जीत रहे हैं, आपने कहा भी है, तो फिर क्या आपकी प्रायोरिटीज रहने वाली हैं? मैं शुरू से ही हमारे भोले भाले आदिवासी समाज के बीच में रहा हूँ। मैं बतौर प्राध्यापक कॉलेज में होने के बावजूद भी जब भी मुझे समय मिलता था, मैं हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में पूरा दिन रहता था। उनकी समस्याएं और उनकी समस्याओं के अतिरिक्त हमारे जो समाज की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको अक्सर मैं नोट किया करता था, और उसको देखने के बाद लगा कि मेरा समाज आज भी बहुत सारी चीज़ों से दूर है, और मैं उन तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहा था बतौर शिक्षक के रूप में। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश के हमारे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, तो मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल शिक्षा से भी जुड़ा हुआ रहा, और सामाजिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक 10 से 12 सालों तक काम किया। मुझे लगा कि उच्च शिक्षा के लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है, और तकनीकी शिक्षा की भी बात है, कौशल विकास की भी बात है। साथ में मैंने स्वास्थ्य की दिशा में भी बहुत ज़्यादा काम किया, सामाजिक जागरूकता के लिए। समाज में वैसे ही जनजातीय समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, कोविड-19 के बाद तो सारी अच्छाइयाँ और भी हमें अच्छे से पता चली, परंतु उसके बावजूद भी कुछ न कुछ कमियाँ सब में होती है। तो मैंने सोचा कि उन कमियों को रेखांकित करते हुए उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और मुझे उस समय जब मैं कॉलेज में प्राध्यापक रहा तो एक निश्चित दायरे में ही मैं काम कर पा रहा था। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने एक छोटे से विकासखंड, आदिवासी विकासखंड के छोटे से गांव से मुझे राज्यसभा में बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजने का निर्णय लिया। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है, और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हमारे मध्य प्रदेश की 1.5 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। तो देखिए, ये हैं सुमेर सिंह सोलंकी, जिनका कहना है कि जिनका जीवन रहा है सामाजिक तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, वो काफ़ी संघर्ष का भरा रहा। जैसा उन्होंने कहा भी कि उन्होंने पशु चराए हैं, मोटर बाइंडिंग का भी काम किया है, और फिर अपनी शिक्षा के बल पर वो प्रोफेसर बने और अब राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। तो निश्चित ही अब उम्मीद वो लगाए हुए हैं पूरी तरीके से कि जीत उनकी सुनिश्चित है। बीजेपी के जो 2 प्रत्याशी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, उनका वोटों के गणित के लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि राज्यसभा में जाना तय है। अब इंतजार रहेगा नतीजों का 5 बजे, जब वोटिंग के बाद राज्यसभा के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो वहीं न्यूज़ 18 से खास बातचीत फूल सिंह बरैया ने भी की है। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया, और उन्होंने कहा
कि कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीत दर्ज करने वाले हैं। बीजेपी विधायक का क्रॉस वोटिंग करेंगे। दूसरी वरीयता पर रखने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी सहमति से यह फैसला हुआ है। दिग्विजय सिंह वरिष्ठ हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब होगी वोटों की वो गिनती होगी तो कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे और इसका पूरा भरोसा है और उसी बात को लेकर के हम लोगों की तैयारी में हम लोगों का एक सिद्धांत है, गरीबों का काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश को बचाते हैं, संविधान को बचाते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार देश को हम चलाने का वादा करते हैं। तो जो लोग हैं कहीं भी फंसे हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे हमारे लिए और मुझे लगता है बहुत अच्छी जीत होगी। तो सुना आपने, दोनों की राजनीतिक दल दोनों सीट जीतने का दावा जोर शोर से कर रखे हैं और दोनों की तरफ से अप्रत्याशित परिणाम आने की बात कही जा रही है। बीजेपी इस उम्मीद में अपनी स्ट्रेटेजी बनाए हुए है कि तीसरी सीट भी उसके खाते में चली जाए, तो कांग्रेस इस उम्मीद में है कि जो दूसरी सीट है वो भी उसके खाते में आ जाए और पहली तो बचा के ली जाए। तो तमाम तरह की स्ट्रेटेजियां दोनों ही राजनीतिक दलों ने पिछले 48 घंटे में बनाई और अब उसे सफलता दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, इस वक्त और क्या कुछ हलचल और किस तरह की अपडेट आपके पास? आज बिल्कुल जो तमाम विधायक पहली खेप में कमलनाथ के बंगले से करीब 54 विधायक जो रवाना हुए थे, वे तमाम विधायक अब वोट करने के बाद फिर से कमलनाथ के बंगले पर आ चुके हैं और जो बस थी वो बस में सवार होकर आए। हालांकि विधानसभा की जो गाड़ियां थी वो भी कई विधायकों को यहां पर छोड़ के गई है, लेकिन दूसरी जो खेप गई थी जिसमें करीब 38 विधायक बताया जा रहा था, हालांकि उनमें से 2-3 विधायक जो थे वो उसमें शामिल नहीं हुए थे, जिसमें कुणाल चौधरी का नाम था। उनके लिए हालांकि अलग से व्यवस्था की गई है। ट्वीट भी सामने आया है, उनकी तरफ से जानकारी आई कि वो सबसे आखिरी में एक व्यवस्था के तहत वोट डालेंगे। उमंग सिंगार की बात करें तो ये दावे कांग्रेस की तरफ से, हिना कांवरे की तरफ से किए जा रहे हैं, जयवर्धन की तरफ से किया जा रहा है कि उमंग सिंगार वोट डालने के लिए आए हैं। और साथ में लक्ष्मण सिंह की बात करें तो लक्ष्मण सिंह के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भले ही इस बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन वो वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी तस्वीर निकल के सामने नहीं आई, लेकिन दावे इनके द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर सामने निकल के आई है उसके अनुसार जो 54 विधायक का जो समर्थन जो चाहिए था दिग्विजय सिंह को, और जो 2 बसें यहां से विधायकों की भरा कर गई थी जिसको खुद कमलनाथ लेके गए थे, वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आई। लेकिन दूसरी जो सीट पर 38 विधायक थे और अब ये कई विधायकों का और कई पूर्व मंत्रियों को दावा था कि क्रॉस वोटिंग जो है बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। हालांकि जयवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और यही दावे बीजेपी की तरफ से पेश किए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी और जो कांग्रेस के कई विधायक हैं वो जो बाकी लोग हैं उनके लिए जो है वोटिंग करेंगे। इस तरीके के दावे दोनों तरफ से पेश किए जा रहे हैं, लेकिन अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अब लगभग जो वोटिंग का जो कोरम था वो लगभग पूरा होने जा रहा है और कुछ ही विधायक जो बने जो वोट डाल रहे हैं, लगातार मतदान चल रहा है और संभवतः 5 बजे का ये परिणाम घोषणा करने का एक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले जब ये पूरे जो वोट थे, जितने वोट थे वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद एक घंटे के अंदर चुनाव परिणाम सामने भी आ सकते हैं। तो वो चीज अब शाम तक स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर क्रॉस वोटिंग का जो दोनों राजनीतिक दल दावा कर रखे हैं उसमें सच्चाई कितनी है और सच्चाई है भी या नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि जिस बात का आपने जिक्र किया कि तमाम जो पहली खेप के विधायक हैं वो वापस पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं, तब फिर जीत और हार कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि एक सीट पर दिग्विजय सिंह प्रथम वरीयता के साथ राज्यसभा वापस से पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरे यानी कि फूल सिंह बरैया को लेकर उनकी नाराजगी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ चर्चा बहुत ज्यादा है कि वो थोड़े बहुत नाराज हैं। तो क्या उन्हें मना लिया गया है आगामी उपचुनाव के लिहाज से, या फिर उनकी जो स्वीकार्यता है वो कहीं और फिट की जाएगी?
जी बिल्कुल, 92 करीब विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के पास थे। 52 जो है एक सीट के लिए चाहिए थे और बाकी के जो बचे हुए विधायक है उससे दूसरी सीट हासिल नहीं की जा सकती। यदि हम सपा, बसपा और निर्दलीय जो 7 विधायक है उनको भी यदि कांग्रेस खेमे में शामिल कर लेते हैं तो भी दोनों सीट नहीं आ पाती, क्योंकि 107 का जो बहुमत है वो बीजेपी के पास है। और यदि आधी आधी सीटों की बात करें तो 52 2 सीटें वैसे ही बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग कहां तक संभव होगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की, किसने नहीं की। लेकिन अभी जो उपचुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं इस राज्यसभा चुनाव का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि दलित चेहरे का एजेंडा जो है वो बीजेपी लगातार बना रही है। और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी में तमाम दलित आदिवासी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी जो उपस्थिति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आ रही। और पहला जो उम्मीदवार होना चाहिए था वो फूल सिंह बरैया को पार्टी की तरफ से करना चाहिए था। इस तरीके के बातें जो हैं, जो आरोप हैं, जो बयान है वो बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी जवाबी हमला बोला गया। कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये कहना है कि यदि दलित और आदिवासी चेहरे की इतनी यदि फिक्र बीजेपी को है तो वो उनके विधायक, जो दलित विधायक, जो आदिवासी विधायक जो उनके हैं वो फूल सिंह बरैया को वोट करें। तो अब दोनों तरफ से ही तमाम तरीके की बयानबाजी आ रही है। इसका कितना असर उपचुनाव पे होने वाला है, क्योंकि जो सीटें हैं उसमें करीब 16 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से आती हैं, उन पर कितना असर होगा, क्या जिम्मेदारी की बात भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। पूर्व मंत्री तक ये दावा कर रहे हैं कि फूल सिंह बरैया को आने वाले वक्त में पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जरूरी भी है चुनाव के लिहाज से इस तरह की बातें की जाना और इस तरह से उन्हें साध कर रखना बेहद महत्वपूर्ण भी है। और अगर वो ये कह रखेंगे कि उनके अब सहमति से ये फैसला हुआ है दिग्विजय सिंह को प्रथम वरीयता में रखने का, तो फिर शायद उनसे इस तरह की वार्तालाप हो भी चुकी होगी। खैर, साथ में रखे मनोज, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। जिस बात का जिक्र मनोज कर रहे थे, बीजेपी का प्लान ए कहीं ना कहीं सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। दोनों राज्यसभा सीटें उनके पाले में जाती हुई नजर आ रही, तो अब प्लान बी की तैयारी बीजेपी इस बयान के जरिए शुरू कर चुकी है कि फूल सिंह बरैया को वरीयता न देना कहीं ना कहीं अपमान है। तो जातिगत समीकरण साधने का प्रयास अब बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव के रण की। और अभी तक का अपडेट हम आपको दे देते हैं। 205 विधायक अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। मतदान प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है। सबसे अंत में कुणाल चौधरी पहुंचने वाले हैं और पीपी किट पहनकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये लगातार अपडेट हम दे रखे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह की रणनीति पिछले 3 महीने से शुरू हुई थी वो अब जाकर सफल होती हुई नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों की। कहीं किसी के पास कुछ अच्छी चीजें हैं तो कहीं कुछ थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे से लगभग तय माने जा रखे हैं इनका चुनाव जीतना। तो दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस की तरफ से प्रथम वरीयता के साथ राज्यसभा फिर से पहुंचने वाले हैं। तो बीजेपी की रणनीतियां क्या कहें, जिस तरह से तमाम हार लेवल के राजनेता भोपाल पहुंचे, मीटिंग हुई और वो तब जब बीजेपी पुनः सत्ता में आ गई, उसके बाद किस तरह की स्ट्रेटेजियां तैयार हुई होंगी, उन तमाम मसलों को लेकर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की प्रभात झा से। आश्चर्यजनक नहीं है जिसको आप समझ रहे होंगे। अब सिंधिया जी उम्मीदवार हैं और जीतना है ही। हमारा दूसरा उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी, दोनों को जीतना तय है। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक समीकरण तब भी वैसे ही होते अगर सिंधिया कांग्रेस में होते, क्योंकि पहले जो माना जा रहा था कि आपके पास एक सीट आएगी, 2 कांग्रेस पर जाएगी। मैं तब और आज की राजनीति में वर्तमान में बात करता हूँ। ना राजनीति अतीत की होती है न भविष्य की होती है, वर्तमान में होती है। वर्तमान में दोनों सीटें जीतने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस की ओर से 2 प्रत्याशी हैं, दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया। आप लोग लगातार ये कहते रहे थे कि फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हम कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी हम चलाते हैं क्या? पहले दिन से फूल सिंह बरैया जी को हराने के लिए ही तो खड़ा किया गया था। अब हमारे यहां देख लीजिए,
अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को यदि हमने लड़ाया है तो हमने एक अनुसूचित जनजाति के गरीब का बेटा सुमेर सिंह सोलंकी को भी लड़ाया है। कांग्रेस क्या ऐसा होता है? ये तो फूल सिंह बरैया का उपहास उड़ाना। अब कांग्रेस क्या करेगी, सेकंड वरीयता क्या, वो जाने, हम क्योंकि उनके उम्मीदवार हो। लेकिन ऐसा कहना कि मैं कह दूं कि दिग्विजय सिंह जी को हरा के उनको जिता दें, ये हमारा काम नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अनुसूचित जाति, कभी इनका भला नहीं किया है आज तक। स्पष्ट रेखा खींची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया सुमेर सिंह जीतेंगे और उनका एक दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो चुनाव के नतीजे होंगे राज्यसभा के, जो आने वाला उपचुनाव होगा उस पर कहीं ना कहीं असर डालेगा, और जो ग्वालियर चंबल की जो राजनीति है आपसे ज़्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है उस इलाके को, कितना बदलाव आप देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए, मैंने फिर कहा आपको, उपचुनाव है ये चुनाव भारतीय जनता वर्सेस कांग्रेस है। ये चुनाव है शिवराज चाहिए या कमलनाथ चाहिए, 15 महीने वाला कमलनाथ जी चाहिए या 15 साल वाला शिवराज चाहिए, गरीबों का मसीहा चाहिए या अमीरों का मसीहा चाहिए। कोरोना में एक गरीब के सबके साथ खड़े होने वाला शिवराज चाहिए या आइफा की मीटिंग करने वाला कमलनाथ चाहिए, ये तय करना पड़ेगा। और ग्वालियर चंबल संभाग की मिट्टी अलग प्रकार की है, वहां पर हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, सर्वाधिक सीटें वहीं पर हैं, 16 सीटें हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अधिक से अधिक सीटें जीतें वहां पर। बाकी ईश्वर के हाथ में है, सिनेरियो क्या होगा, कल क्या होगा, कोई जानता था कि ज्योतिरादित्य जी बीजेपी में आएंगे? लेकिन हमारी तो नीति है, आज का विरोधी कल का समर्थक। वो आए, हमने स्वागत किया उनका, वो राज्यसभा में भी जा रहे हैं। सवाल क्या होता है कि पार्टी का विस्तार हम देखते हैं। हम यदि अपने तक ही सीमित रखेंगे तो पार्टी का विस्तार होगा नहीं। और हर राजनीतिक दल की इच्छा होती है अगर वो सत्ता में है तो विपक्ष बहुत मजबूत न रहे, ये तो हमारी कोशिश होगी। तो ये थे प्रभा झा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिनेरियो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा, और जो चुनाव में भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। कैमरामैन उबेद के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए, राज्यसभा के रण की तस्वीर तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन अब आपको रीवा लिए चलते हैं। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। चौघाट बॉर्डर से पार्थिव शरीर रीवा पहुंच चुकी है। भारत माता की जय घोष के साथ लोगों ने शहीद को नमन किया है। गृहग्राम फरैदा में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहीद की शहादत को सलाम करने लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। दोपहर लगभग 1 बजे तक का पार्थिव देह गृहग्राम पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। भीड़ को नियंत्रित करने की भी कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश की माटी के, देश की माटी के इस वीर सपूत की शहादत को नमन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नम आंखों से अंतिम दर्शन की लालसा लिए लोग इस शहीद के गृहग्राम की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस शहीद को उचित सम्मान देने के लिए लोगों का जनसैलाब वहां पर नजर आ रहा है। प्रशासन भी वहां पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वीर सपूत की अंतिम विदाई के बाद इस माटी से और लाल पैदा हों जो देश की सुरक्षा और रक्षा में लगातार खड़े रहें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित, क्या ताजा जानकारी, कब तक का पार्थिव देह शहीद जवान की पहुंचने वाली है? जी बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं शहीद का पार्थिव शरीर इस वक्त रीवा जिले के मनगवा तहसील पर पहुंच गया है, जहां से बिल्कुल इनके गृहग्राम से 35 किलोमीटर की दूरी है। और यहां पर उनके गृहग्राम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। शहीद के अंतिम दर्शन को लेकर यहां पर प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। बाकायदे भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए बिल्कुल तांता लगाए हुए हैं और चाहते हैं कि किस प्रकार में देश की धरती के लाल के दर्शन हो सके।
बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री के पहुंचने की भी जानकारी है वहां, उसको लेकर किस तरह की प्रशासनिक तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आज राज्यसभा चुनाव भी है, इस हिसाब से मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तकरीबन 2 बजे तक रीवा के एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। इसके बाद उन्हें वाई रोड गृहग्राम फरेदा आ रहे हैं, और जिसको लेकर प्रशासनिक अमला खासा मुस्तैद है और जगह जगह पर उनकी व्यवस्थाएं हैं। वहीं शहीद के अंतिम दर्शन को लेकर भी यहाँ लोगों में काफ़ी जोश है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं, प्रशासनिक अमला मुस्तैद है और चूँकि भावनाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें रोक पाना नामुमकिन सा होता है, लेकिन कोरोना काल में प्रशासनिक जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश वहां पर प्रशासनिक अधिकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और भारत माता के इस सपूत को, इस माटी के लाल को नमन करने के लिए मौजूद लोगों को जल्द से जल्द दर्शन को पाए और दर्शन करके लोग वहां से जाने लगें, ताकि अब जो दूसरे लोग हैं वो वहां पर पहुंचकर दर्शन कर सके। इस तरह की व्यवस्था करने में प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है। एक जानकारी जो निकलकर सामने आई वो भी हम आपसे साझा कर देते हैं। मुख्यमंत्री भी वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं, और प्रदेश सरकार ने शहीद के परिजनों को सम्मान निधि देने का भी फैसला किया है, और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी फैसला किया है। तो शहीद जवान दीपक सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा, और उनके गृहग्राम फरीदा में अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। ये 5 अलग अलग तस्वीरें शहीद जवान दीपक सिंह और उनके शहीद होने की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, पूरा परिवार मातम में अब उनकी जो खुशियां थी और वो तब्दील हो गई। चीन में जब ये शहादत हुई उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रखे हैं, और सबसे दुखद पहलू 8 महीने पहले ही शादी इस जवान की हुई थी, और अब अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब वहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो राज्यसभा के रण की हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।